हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में अभी तक मैंने बेसिक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आपके सिलेबस के पहले सिलेबस में थे, अब उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन उन टॉपिकों की हमें आगे के टॉपिक सीखने में काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए सबसे पहले मैंने उन टॉपिकों को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, एनोड कैथोड के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था। और इलेक्ट्रोड विभव जो है, यानी जिसे आप बोलते हो इंग्लिश के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपके सिलेबस में है। और इस इलेक्ट्रोड विभव से कई बार 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कितने प्रकार का होता है और आप इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार समझा सकते हो। तो मैं आपको पूरे तरीके बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे निकालते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सब बातें आपके साथ डिस्कस की जाएगी पॉइंट वाइज पॉइंट। तो आपको वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी तक हमने सॉलिड स्टेट को और सॉल्यूशन को पढ़ा है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए कि थोड़े दिनों में ये जो चैप्टर है आपको आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी हमको मेहनत करने की आवश्यकता है और ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़े से टॉपिक अगर आपको याद होंगे तो जल्दी ही आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक इसके मेजर थे उनको इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो आपके पास सेलेक्टेड टॉपिक है और वो टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक जब वो टॉपिक आएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और आपके सिलेबस के नजरिए को देखते हुए जो अपन ने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, उस टॉपिक का नाम था भाई इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम था उसका नाम था इलेक्ट्रोड विभव। तो ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रोड विभव। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी परिभाषा बताई थी, फिर भी इस लेक्चर में मैं उस परिभाषा को फिर से रिवाइज करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे रहें और आपको परिभाषा भी याद रहे। क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हमको परिभाषा लिखनी पड़ती है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में परिभाषा का कोई मतलब नहीं होता। तो हमको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो बिना बात किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है कि कोई भी धातु की जो छड़ होती है, कोई भी मेटल की जो रोड होती है, उसे आप एक इलेक्ट्रोड कह सकते हो। और विभव क्या होता है? जब भी आवेशों का पृथक्करण होता है। सुनो ध्यान से विभव के बारे में, अधिकतर विद्यार्थियों को विभव के बारे में पता नहीं होता। जब भी आवेशों का पृथक्करण होता है, जब भी आवेशों, जानते हो ना आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी आवेशों का पृथक्करण होता है, पृथक्करण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पृथक्करण को सेपरेशन। जब भी आवेशों का पृथक्करण होता है तो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी वहां पर पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे आप क्या बोलोगे? विभव। जब भी दो टाइप्स ऑफ चार्ज, जब भी दो आवेश आपको अलग अलग मिलेंगे तो वहां पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलते हो आप? विभव बोलते हो। उसे आप क्या बोलते हो? विभव। क्या होता है, किस प्रकार निकालते हैं, वो तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा। लेकिन आप ये समझो, जब भी आपके पास आवेशों का पृथक्करण हो रहा है, यानी एक पार्ट में मिल रहा है आपको पॉजिटिव भाग और दूसरे भाग में मिल रहा है आपको नेगेटिव भाग, तो इस पृथक्करण के दौरान जो आप पोटेंशियल, जो आप वोल्टेज नोट करते हो, उसको ही क्या बोलते हैं? विभव। उसे क्या बोलते हैं? विभव। क्या होता है, कितने प्रकार होता है, वो अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले बात करता हूं मैं परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं? परिभाषा के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने परिभाषा लिखी थी, फिर भी इस लेक्चर में भी मैं परिभाषा को लिख देता हूं ताकि समझाना आपको और भी आसान रह जाएगा। सुनो परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या है? अगर हम बार बार लिखेंगे तो हमको परिभाषा याद हो जाएगी भाई। जब किसी धातु की छड़, मैंने आपको कहा था धातु की छड़ क्यों ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि धातु छड़ किसका काम करती है? इलेक्ट्रोड का। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ व विलयन के मध्य, एक एक टॉपिक को मैं डेरिवेशन से एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ध्यान रखना। तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
उत्पन्न हो जाता है जिसे जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी जब भी किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में, यानी जिस मेटल की आपने रोड ली है ना, जिस धातु की आपने छड़ ली है, उसी धातु का विलयन होना चाहिए। जैसे अगर आपने Zn की छड़ ली है तो विलयन किसका होना चाहिए? ZnSO4 का, ZnCl2 का। लेकिन धातु कौन सी होनी चाहिए? Zn। अगर आपने Zn धातु ली है तो विलयन में भी Zn आयन होने चाहिए। अगर आपने कॉपर की छड़ ली है तो कॉपर सल्फेट। मेजरली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन दोनों का ही उपयोग करते हैं। बात क्लियर है? चाहे इधर कुछ भी ले लो आप, जो ZnSO4 ले लो, ZnCl2 ले लो, ZnNO3 का होल्टवाइज ले लो, कुछ भी ले लो आप, इच्छा है तो ले लो, लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए? Zn होनी चाहिए भाई। अगर आपने कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट ले लो, आप कॉपर नाइट्रेट ले लो, कॉपर क्लोराइड ले लो, कोई सा भी ले लो, लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए? सेम टू सेम। बात क्लियर है? जिस धातु की छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या होना चाहिए? विलयन होना चाहिए। उसमें दबाओगे आप, क्या होगा? प्रोसेस बताऊंगा भाई आपको मैं। तो परिभाषा क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। कब धनावेशित होगी, कब ऋणावेशित होगी, वो अभी आपके साथ डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तथा धातु की छड़ और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड विभव। उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हो उसे आप? इलेक्ट्रोड विभव। देखो ध्यान से बात, अब समझाऊंगा बात को आपको कि ये जो परिभाषा है हमको क्या समझाना चाहती है। ये जो परिभाषा आपकी एनसीईआरटी लिखी है, इस परिभाषा का मतलब क्या है? सुनो बात ध्यान से आप। मिटा देता हूं इसको तो मैं, क्योंकि ये बात तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस की थी। अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये, आपको जिस धातु की छड़ लेनी है उसी धातु के आयन का विलयन होना चाहिए। पहली बात तो ये, यानी अगर आपने M4 क्या है? M4 होता है मेटल। M4 क्या होता है? M4 होता है भाई मेटल। M4 क्या होता है? मेटल। समझ के बात? अगर आपने M धातु की छड़ ली है तो विलयन में क्या होने चाहिए? M प्लस आयन। क्या होने चाहिए? यानी M प्लस आयन का क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। M प्लस आयन का क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने Zn धातु की छड़ ली है, किसी छड़ ली है Zn धातु की, तो विलयन किसका होना चाहिए? ZnSO4 का विलयन। किसका विलयन होना चाहिए? ZnSO4 का विलयन। बात समझ में मेरी क्या कह रहा हूं? जिस धातु की आप छड़ ले रहे हो उसी धातु के आयन का क्या होना चाहिए? विलयन। अगर आपने Zn धातु की छड़ ली है तो जिंक आयन का ही विलयन होना चाहिए। चाहे भले आप जिंक सल्फेट ले लो, क्लोराइड ले लो, नाइट्रेट ले लो, लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए? Zn वाली। अगर आपने Zn की छड़ ली है तो, अगर आपने कॉपर की छड़ ली है तो फिर कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु का आपको विलयन लेना पड़ेगा। ये कंडीशन है किसकी? इलेक्ट्रोड विभव की। किसकी कंडीशन है? इलेक्ट्रोड विभव की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में, यानी जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी के आयन के विलयन में आप उसे डुबोगे। बात क्लियर है? तो अगर आपने M की छड़ ली है तो M प्लस आयन का क्या होना चाहिए? विलयन। एग्जाम्पल समझ लो आप, अगर आपने Zn धातु की छड़ ली है तो ZnSO4 का क्या लोगे आप? विलयन। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? अब सुनो बात आगे की। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको कि जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या होना चाहिए? हमारे पास विलयन होना चाहिए। तो उसे आप क्या बोलोगे? तो उस सिस्टम क्या होगा? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा जिसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोड विभव। उसे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड विभव। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो इलेक्ट्रोड विभव सामान्य तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव। क्या होता है? ऑक्सीकरण विभव। क्या होता है? ऑक्सीकरण विभव। और एक हमारे पास होता है अपचयन विभव। क्या होता है? अपचयन विभव। एक तो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीकरण विभव, और एक हमारे पास क्या होता है? अपचयन विभव। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आपने इलेक्ट्रोड विभव को ही नहीं समझाया, तो फिर सर ये ऑक्सीकरण विभव और ये अपचयन विभव क्या होते हैं? इनसे हम क्या समझेंगे? अभी तक तो सर आपने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमें नहीं समझाया, तो हम ऑक्सीकरण विभव के बारे में और अपचयन विभव के बारे में क्या सीखेंगे? तो मैं बता रहा हूं आपको, अभी आपके सामने जो डायग्राम आने वाले हैं उनसे आपको इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी पता लग जाएगी, और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी आपको जानकारी पता लग जाएगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। इसे तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव, और एक हमारे पास क्या होता है? अपचयन विभव। इसे तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसे बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर है? अब मैं समझाता हूं आपको डायग्राम से कि इलेक्ट्रोड विभव तो क्या होता है
ऑक्सीकरण विभव कब होगा और अपचयन विभव कब होगा। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विभव कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव और एक हमारे पास क्या होता है, अपचयन विभव। यहां तक ये बात क्लियर है। तो आपको पहले परिभाषा पता लग गई कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस स्थिति में धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव और एक हमारे पास होता है अपचयन विभव। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना, जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या होना चाहिए, विलयन। अगर आपने Zn की छड़ ली है तो Zn का ही विलयन होना चाहिए। अगर आपने कॉपर की छड़ ली है तो कॉपर के आयन का ही क्या होना चाहिए, विलयन। अब मैं समझाता हूं आपको डायग्राम से ये पूरी कहानी कि इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव होते क्या है। अब मैं बात जो करूंगा वो बेसिक से लेके एडवांस तक की कंप्लीट कर लूंगा। भाई सुनो बात ध्यान से, पहले तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा और फिर आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सुनो बात ध्यान से। हाँ जी, हमने क्या किया, उसने जैसा बोला था वैसा ही हम करें। हमने लिया एक कंटेनर, हमने क्या लिया, हमने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है भाई, ले लिया, क्योंकि हमको एक धातु की छड़ लेनी है और उसके आयन के विलयन में डालना है तो हमको पात्र का चुनाव तो करना पड़ेगा ना। और ये जो बता रहा हूं ना आपको इलेक्ट्रोड विभव, ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। पहले था बैठा दिया इस सिलेबस, इस रास्ता के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने एक पात्र लिया। इस पात्र में क्या किया हमने, इस पात्र में हमने एक धातु की छड़ लगा दी। क्या लगा दी, धातु की छड़। ये क्या है जी, ये हमारे पास है मेटल रोड। क्या है, मेटल रोड। हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं हम धातु की छड़। क्या है हमारे पास, धातु की छड़। अब आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास है मेटल रोड। अब आप चाहे Zn की ले लो चाहे कॉपर की ले लो, आपकी इच्छा है। अगर Zn की लोगे तो ZnSO4 का विलयन भरोगे, अगर कॉपर की लोगे तो CuSO4 का विलयन भर लोगे। वो आपकी इच्छा है, आप कौन से लेना चाहते हो। मैंने सामने ले ली मेटल रोड कि ये कोई धातु की क्या है, छड़ है। बात क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या लोगे, विलयन। तो अगर आपने एम मेटल रोड, ये क्या है, मान लिया कि कोई मेटल एम है उसकी छड़ है, तो मैं कहूंगा अगर आपने एम मेटल की छड़ ली है तो यहां पर जो विलयन होगा वो एम प्लस एन आयन का होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेटल क्या होती है, मेटल क्या होती है, एम प्लस एन, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी, एन इलेक्ट्रॉन। और ये तो होगी मेटल कि मेटल से आप एन इलेक्ट्रॉन दोगे, एन इलेक्ट्रॉन निकालोगे और क्या बन जाए, एम प्लस एन। जैसे मान लो आपसे कहा गया Zn, तो Zn क्या होगी, Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने होते हैं उतने लगा देते हैं ना हम। ये बात तो मैंने तुमसे कही थी भाई, जिस धातु की आपने रोड ली है उसी धातु के आयन का क्या लोगे आप, विलयन। अरे मान लो जैसे आपने Zn की धातु लिया, अगर आपने Zn धातु की छड़ ली तो यहां पर क्या होगी, Zn धातु की छड़ होगी तो विलयन में क्या होंगे, Zn प्लस 2 होंगे, SO4 माइनस 2 होंगे, Zn प्लस 2 होंगे, SO4 माइनस 2 होंगे, क्योंकि आप विलयन ये तो लोगे SO4 माइनस 2 का। भाई अगर यहां पर Zn की छड़ ली थी तो यहां पर जो विलयन लोगे वो ZnSO4 का ही तो लोगे। और ZnSO4 क्या होता है, Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2, Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2, यही होगा। अगर मान लो कॉपर धातु की छड़ लेते हैं यहां पर, तो यहां पर विलयन किसका लेते हैं आप, Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, यही तो होता है। कॉपर सल्फेट लेते हैं ना, और कॉपर सल्फेट यही तो होता है भाई। बात क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको। सुनो बात ध्यान से आगे की। फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास मेटल की रोड है तो यहां पर जो होंगे वो क्या होंगे, एम प्लस एन, साथ में क्या होंगे, एन इलेक्ट्रॉन, एम प्लस एन, साथ में क्या होंगे, एन इलेक्ट्रॉन, एम प्लस एन, साथ में क्या होंगे, एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते रहेंगे। एम प्लस एन, साथ में क्या होंगे, एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, ये हमारे पास है एम प्लस एन आयन का सॉल्यूशन या एम प्लस एन आयन का विलयन। यानी जिस धातु की आपने छड़ ली है ना उसी धातु के, साथ साथ लिख देता हूं उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एम प्लस एन, एन क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन मेटल ने डोनेट किए हैं। यानी किसी, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो प्लस 1 हो जाता, 2 डोनेट करता प्लस 2 हो जाता, 3 डोनेट करता प्लस 3 हो जाता, और अगर एन डोनेट करता तो प्लस एन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या लिया, जिस धातु की छड़ ली उसी धातु के आयन का क्या ले लिया मैंने, विलयन। ये तो हमारी परिभाषा थी कि धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में क्या कर दोगे, डुबो दोगे। तो मैं कहूंगा ये विलयन भरा हुआ है, ये क्या है, ये विलयन भरा हुआ है। और इस विलयन में कौन है, दिख रहा है साहब आपको, इस विलयन में कौन है, एम प्लस एन, एन इलेक्ट्रॉन, एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन। यानी जिस धातु की आपने छड़ ली है
उसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में आपने क्या कर दिया, डुबो दिया। ध्यान से देखो डायग्राम को, आप पूरी बातें आपको थोड़ी देर में क्लियर होने वाली है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। कि आपको क्या समझाया जा रहा है कि जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में आपने क्या कर दिया, डुबो दिया। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको कि होता क्या है। जैसे आपने क्या किया, आपने एक बोतल ली, आपने क्या ली, डिब्बा लिया, बोतल ली। आप ऐसे मान लो आपने बोतल ली, उस बोतल में आपने क्या ले ली, मान लो उस बोतल में आपने क्या ले ली, M+ आयन का क्या ले ली, विलयन। और उस M+ आयन के विलयन में आपने मेटल की रोड लगा दी। कौन सी रोड, जिसका आपने विलयन लिया है उसी मेटल की रोड होनी चाहिए। अगर मान लो आपने बोतल के अंदर ZnSO4 का विलयन लिया है तो छड़ कौन सी लगाओगे, Zn धातु की। अगर मान लो अगर आपने पानी की बोतल में अगर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है तो जो छड़ लगाओगे वो किसकी होनी चाहिए, कॉपर की। बात समझ में आ रही है, जिसका विलयन उसी की धातु की छड़ होना अनिवार्य है। किसके लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए। बात क्लियर। अब सुनो बात ध्यान से, तो ये मेटल की रोड हो गई, ये उसका हो गया हमारे पास विलयन। तो हमारे पास 3 कंडीशन होगी यहां पर। इस केस में हमारे पास 3 कंडीशन होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि सोचो आपने धातु की छड़ लगा दी, आपने धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबो दिया, यानी आपने इस धातु की छड़ को इसी के आयन के विलयन में डुबो दिया। तो यहां पर अब होगा कंपटीशन। क्या होगा, कंपटीशन। किस में, इस छड़ में और इस M+ आयन में, कि कौन इधर जाएगा और कौन इधर से इधर आएगा। अब कंपटीशन होगा कि ये धातु की छड़ के जो पार्टिकल है वो इधर से इधर आएंगे, या ये जो विलयन के आयन है वो इधर से इधर जाएंगे। मतलब इस केस में हमारे पास 3 कंडीशन उत्पन्न होंगी। कौन कौन सी, सुनो बात ध्यान से। या तो हमारे पास ये हो कि मेटल ज्यादा स्टेबल हो M+N आयन से, यानी ये धातु, ये छड़ जो है वो ज्यादा स्टेबल हो, ये आयन कम स्टेबल हो। तो मैं क्या कहूंगा, इधर से इधर चले जाएंगे। भाई आप जानते हो जीवन में हर चीज क्या होना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। अगर धातु की छड़ ज्यादा स्थायी है तो ये आयन इधर से किधर जाएंगे, इस छड़ की तरफ। अगर मान लो पहला केस तो हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि ये आयन ज्यादा स्टेबल हो और धातु की छड़ कम स्टेबल हो। होगा ही नहीं होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि M+N आयन तो ज्यादा स्टेबल हो जाए और धातु की छड़ कम स्टेबल। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो यहां से जो धातु के जो पार्टिकल है बताओ इधर आएंगे नहीं आएंगे। भाई M+ आयन ज्यादा स्टेबल होंगे तो ये इधर से इधर आना पसंद करेगी ना, क्योंकि ये भी तो स्थायी होना चाहती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तुम भी क्या याद रखोगे, M दोनों ही बराबर हो जाएं, कि मेटल यानी धातु की छड़ और धातु के आयन का जो विलयन है वो दोनों बराबर हो जाए। इस कंडीशन, यानी इस कंडीशन में हमारे पास 3 केस उत्पन्न हो सकते हैं। देखो ध्यान से आप, इस कंडीशन में हमारे पास 3 केस उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से, कि ये जो मेटल रोड है इसकी तुलना में ये स्टेबल हो, इसकी तुलना में ये स्टेबल हो, या दोनों ही क्या हो जाए, बराबर। अब सुनो, पहले तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं नीचे वाले को। अगर सोचो अगर दोनों ही स्टेबल हो, अगर ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, तो मैं कहूंगा ना तो इधर से ये इधर आएंगे, ना ये इधर से इधर जाएंगे। भाई धातु की छड़ भी स्टेबल है और उसके अंदर का विलयन भी स्टेबल है, तो ना तो विलयन छड़ पे जाएगा ना छड़ विलयन में आएगी। बताओ बात सही कि नहीं, बताओ बात सही कि नहीं। भाई जब धातु की छड़ के आयन भी स्टेबल है और विलयन के आयन भी स्टेबल है, तो ना तो छड़ के पार्टिकल विलयन में आएंगे ना विलयन के पार्टिकल छड़ में जाएंगे। तो मैं कहूंगा बताओ क्या कोई अभिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी। तो मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर्ट। क्या हो जाएगा, इनर्ट। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अक्रिय। क्या बोलते हैं, अक्रिय। मतलब ऐसी स्थिति में कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या मैं कहूंगा कोई ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव, इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। अरे चार्ज का सेपरेशन कहां से होगा, सेपरेशन जब होता जब ये या तो यहां से यहां आते या यहां से यहां जाते। जब दोनों ही गति नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, कोई इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन तो क्या हो गई, फेल हो गई। अब कंडीशन रह गई हमारे पास 2। कितनी रह गई, 2। कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और ये दोनों कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। तो इनमें से कोई तो ऑक्सीकरण होगा और कोई क्या होगा हमारे पास, अपचयन विभव। बात समझ आ रही है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं कि इसको हमने कैंसिल क्यों किया, कि दोनों ही बराबर थे, तो ना तो ये इधर से इधर आएगा ना ही ये इधर से इधर जाएगा। तो मैं कहूंगा अभिक्रिया ही नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो इलेक्ट्रोड विभव भी उत्पन्न नहीं होगा। अब कंडीशन रह गई 2। कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक
ये वाली। अब सुनो बात ध्यान से, पहले ले रहा हूं मैं ये वाली सेकंड कंडीशन, ताकि आपको पहले वाली कंडीशन और ज्यादा समझ में आ जाएगी। पहले इस कंडीशन को लेता हूं, कौन सी कंडीशन को, कि ये जो M+ आयन है वो इस मेटल से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इस विलयन के जो आयन है इस धातु की छड़ से ज्यादा स्टेबल है, यानी इस विलयन के जो आयन है इस धातु की छड़ से ज्यादा स्टेबल है। तो कंडीशन क्या होगी, सुनो बात ध्यान से। अब मैं बनाता हूं डायग्राम पूरा। पहला केस क्या ले रहा हूं मैं, पहला केस क्या है हमारे पास कि M+N जो आयन है वो M से ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, अब देखना आप पूरी बात को क्लियर हो जाएगी आपको। ले लिया आपने, ये धातु की छड़ है, और धातु की छड़ भी किससे बनी होगी, धातु से। अरे भाई मेटल की जो रोड है उसमें भी तो मेटल ही होंगे, मतलब उसमें भी क्या होंगे, M+N होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, M+N होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, M+N होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, M+N होंगे और N इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही तो होगा, अरे ऐसा ही तो होगा भाई। ये तो होगी धातु छड़, और यहां पर कौन भरा हुआ है, M+N आयन का विलयन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, M+N आयन का विलयन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए। ये तो है यहां पर भी, ये तो है। जिस धातु की छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या लिया है आपने, विलयन। अब सुनो, मैंने क्या कहा कि M+N ज्यादा स्टेबल है, किससे, इस धातु की छड़ से। तो मैं कहूंगा धातु की छड़ से इस विलयन के आयन ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ ये जो M+N आयन यहां पे बैठे हुए हैं, ये जो M+N आयन यहां पर बैठे हुए हैं, बताओ ये विलयन में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे विलयन में। सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना आप ध्यान से। आपने एक पानी की बोतल ली है, उस पानी की बोतल में M+N आयन का विलयन भरा हुआ है, और आपने उसके अंदर छड़ लगा दी धातु की, उसी धातु की जिस धातु का क्या लिया है आपने, विलयन। अब मैं कह रहा हूं आपको कि विलयन के अंदर आयन जो है वो स्टेबल है, तो स्टेबल है तो मैं कहूंगा धातु की छड़ के जो आयन है, बताओ छड़ से बताओ विलयन में आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं कहूंगा ये आयन किधर आ जाएंगे, ये आयन किस में आएंगे, ये आयन बताओ इस विलयन में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो जब ये M+ आयन इस विलयन में आएंगे तो मैं कहूंगा इस विलयन में बताओ M+N आयन की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। और ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ पर ओनली क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। बताओ बात सही कि नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आयन तो कहां गए, ये सारे के सारे आयन तो कहां पर आ गए भाई, इस विलयन में आ गए। अब छड़ पर कौन बच गया, अब छड़ पर कौन बच गया, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा छड़ पर जो है ओनली क्या बच गए, ओनली क्या बच गए, इलेक्ट्रॉन। बताओ बचेगा नहीं बचे। और आपका जो विलयन है, इस विलयन में क्या भरा गए, M+N 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 M+N। मैं कहूंगा विलयन में, इस विलयन में M+N की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ी, क्योंकि इस धातु की जो छड़ थी इससे भी M+N के आयन कहां गए, इस विलयन में। तो मैं कहूंगा बताओ विलयन में M+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब विलयन में कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव वाला, और इस छड़ पर कौन सा चार्ज रह गया, माइनस वाला। बताओ बात सही नहीं, रह गया। तो मैं कहूंगा इस पर चार्ज रह गया माइनस, और इस विलयन में चार्ज क्या रह गया, प्लस। ये माइनस हो गया और ये हमारे पास प्लस हो गया। और मैं बताया था आपको, जब भी आवेशों का पृथक्करण होता है तो वहां पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव। उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव। कहानी समझ आ रही है आपको, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्यों पता लग रहा है आपको कि आपने कहा कि M+N M से ज्यादा स्टेबल, आपने कहा कि M+N आयन जो है मेटल से ज्यादा स्टेबल है। तो मैं कहूंगा मेटल की जो रोड पे जो आयन थे वो इस रोड से कहां आएंगे, इस विलयन में आएंगे। तो इस विलयन में बताओ M+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। तो इस रोड पर कौन रह जाएंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कहूंगा ये रोड तो कौन सा चार्ज रखेगी, इस रोड पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और इस विलयन में कैसा चार्ज हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। बताओ आवेशों का पृथक्करण हुआ कि नहीं हुआ। मैं कहूंगा आपका जो विलयन है वो धनावेशित हो जाएगा, और आपकी जो रोड है बताओ ऋणावेशित होगी कि नहीं होगी। तो मैं कहूंगा इस पर तो लगा दिया मैंने नेगेटिव, इस पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव। बताओ यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोड विभव। उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड विभव। और इस विभव को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव। मैंने आपसे कहा था विभव हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है हमारे पास अपचयन विभव। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर इसे ऑक्सीकरण विभव क्यों कहते हैं, इसे अपचयन विभव क्यों नहीं कहते। तो वो बात करूंगा मैं इससे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए तो इतना ही कर रहे हैं हम। लेकिन आप ये समझो कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो धातु की छड़ के जो आयन है बताओ छड़ से विलयन में आएंगे नहीं आएंगे, और विलयन में जब चले आएंगे तो छड़ पर ओनली क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा छड़ तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी और हमारे पास विलयन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। और मैं कहूंगा ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गया। बताओ विभवांतर उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, जिसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव। और ऑक्सीकरण विभव क्यों बोलेंगे वो बात कल कर लेंगे अपने लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।